हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। उसके आगे हम बढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द इकोनॉमी ऑफ द वैदिक एज, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द वैदिक एज और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द आर्यंस। जैसे हमने डिस्कस किया था कि वैदिक एज जो है उसका जो टाइमिंग जो है वो है 1500 से 600 बीसी। तो वैदिक एज को ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, देन द रिलीजियस लाइफ हमने वैदिक एज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज द अर्ली वैदिक एज एंड द लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज की जो टाइमिंग जो है वो है 1500 से लेके 1000 तक, और लेटर वैदिक एज की जो टाइमिंग जो है वो है 1000 से लेके 600 बीसी तक। अर्ली वैदिक एज को जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए, हर एक चीज को नोटिस करने के लिए वी हैव ओनली वन सोर्स, दैट इज ऋग्वेद। और वाइल लेटर वैदिक एज को जानने के लिए जो है हमारे पास एंटायर वैदिक लिटरेचर है, जिसमें वेद आते हैं, पुराण आते हैं, ब्राह्मणास आते हैं, रंकास आते हैं, उपनिषद आते हैं, वेदांग्स आते हैं और उपवेद आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द इकोनॉमिक इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक एज एंड इकोनॉमी ऑफ द अर्ली वैदिक एज। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द इकोनॉमी ऑफ द अर्ली वैदिक एज। इकोनॉमी ऑफ द अर्ली वैदिक एज का मतलब है दैट इज द इकोनॉमी दैट इज अ टाइमिंग बिटवीन 1500 से लेके 1000 BC। एंड एज वी नो एंड एज वी हैव डिस्कस, आर्यन जो है वो ट्राइबल पीपल थे। आर्यन जो है वो सेंट्रल एशिया से आए। आर्यन जो है वो 1500 में आए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और सबसे पहले आर्यंस कहां पे सेटल हुए? सबसे पहले आर्यन सेटल हुए सप्त सिंधु रीजन में। सो इकोनॉमी ऑफ द आर्यन जो है, आर्यन की जो इकोनॉमी है, जो अर्ली वैदिक एज की इकोनॉमी जो है वो है आपकी पेस्टोरल इकोनॉमी। पेस्टोरल इकोनॉमी का मतलब यह है कि जहां पे पशुपालन जो है वो बड़ा डोमिनेटिंग था। और पेस्टोरल इकोनॉमी में कैटल रेयरिंग जो है दैट वाज कंसीडर्ड टू बी द मेन ऑक्यूपेशन। एंड आर्यन जो है वो अलग अलग कैटल्स को जो है वो पालते थे, लेकिन एक कैटल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक कैटल ऐसी है जिसका बार बार मेंशन आता है ऋग्वेद में, दैट कैटल वाज द काउ। सो गाय का मेंशन जो है वो बार बार आता है ऋग्वेद में। गाय को जो है संस्कृत में बोला जाता है गो। गाय इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल फॉर द आर्यंस एंड इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इट्स सिग्निफिकेंस, इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इट्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। सो गाय का मेंशन जो है वो बार बार आता है। ऋग्वेदिक एज की अगर हम बात करें और अर्ली वैदिक एज की हम बात करें, काउ वाज कंसीडर्ड टू बी द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको कुछ भी करना है अर्ली वैदिक एज में, गाय प्लेड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको दान दक्षिणा देना है तो गाय के थ्रू होगा, आपको गिफ्ट्स देने हैं तो गाय के थ्रू होंगे, आपको अगर फाइन्स लगेगा आपके तो वो भी गाय के थ्रू ही होगा। सो नॉमेनक्लेचर जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्ली वैदिक एज में और ऋग्वेदिक एज में गाय के साथ रिलेटेड है। जैसे जो अमीर आदमी है उसको क्या बोलते हैं? गोमत। सो दिस इज द शब्द गो, इट इंडिकेट्स जिसके पास ज्यादा गाय हैं, जिसके पास मती गाय हैं, उसको हम अमीर आदमी बोलेंगे। देन द ट्राइबल लीडर वाज नोन एज गोपति, अगेन गो। देन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज गव्युत और अगेन गो। द टाइम को जो है, टाइम को मेजर करने के लिए गोदुली। देन डॉटर वाज कंसीडर्ड टू बी, डॉटर का नाम क्या बोला जाता था? दुहित्री। दुहित्री मतलब वन हु मिल्क्स द को। इसीलिए जो बेटी का आगे बच्चे हैं उसको दोहत्र बोलते थे और दोहत्र बोलते थे और दोत्र बोलते थे। आज की डेट में भी नॉर्थ इंडिया में बड़ी कॉमन टर्मिनोलॉजी है। सो गाय जो है इट इज कंसीडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल। अपार्ट फ्रॉम द गाय जो है बैंस और बुफेलो जो है उसको भी बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। एंड यू आर सरप्राइजिंग टू नो दैट इज बुफेलो वाज अगेन नोन एज घोरी। तो यहां पे भी गा शब्द जो है वो हमें इंडिकेट करता है दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द काउ। एग्रीकल्चर सिंस अगर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अर्ली वैदिक एज की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो अर्ली वैदिक एज के जो आर्यन जो है वो ट्राइबल है। आर्यन की जो सेटलमेंट है वो बिल्कुल नहीं हुई है। सो एग्रीकल्चर जो है इट वाज अ सेकेंडरी एक्टिविटी थी उनकी। एग्रीकल्चर पे इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं थे। हमें सिर्फ एक ही क्रॉप का मेंशन मिलता है, दैट इज अ बार्ले और यावा। ऋग्वेद जो है वो सिर्फ एक ही क्रॉप के बारे में मेंशन करता है, दैट इज अ यावा और बार्ले। एक ही क्रॉप का मेंशन मिलता है, अदरवाइज और कोई क्रॉप का मेंशन हमें अर्ली वैदिक एज में नहीं मिलता। ना ही कोई कमर्शियल क्रॉप का मिलता है, ना ही कोई फूड ग्रेन क्रॉप का हमें अर्ली वैदिक एज में रेफरेंस मिलता है। ऑल्दो द फोर्थ मंडल ऑफ द ऋग्वेद वाज entirely dedicated to the agriculture, but scholars says it was a later addition. Hunting and food gathering was also practiced during the early Vedic age, and what we are doing the economy. So art and crafts are considered to be the most important part of ऋग्वेदिक economy. ऋग्वेदिक economy में आर्ट्स एंड क्राफ्ट बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बड़े सारे आर्टिजन थे, जैसे से सपोज कारपेंट्री इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट एंड क्राफ्ट ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज। और जो कारपेंटर है उसको क्या बोलते थे? तक्षण। सो कारपेंटर्स को क्या बोलते थे? तक्षण बोलते थे ऋग्वेदिक एज में। सो कारपेंटर्स वर नोन एज तक्षण।
देयर वाज द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ को बोलते थे हिरण्यकार, सिल्वर स्मिथ, कॉपर स्मिथ, देन पॉटर को बोलते थे कुलाला, देन स्पिनिंग एंड वीविंग वाज आल्सो देयर, वीवर जो होता था उसको बोलते थे यावा, जो कमान बनाने वाला था उसको बोलते थे धनुष्कर, एरो मेकर वाज नोन एज इसुकर, देन कर्मरा टर्म वाज यूज्ड फॉर स्मिथ, दैट इज धमत्र टर्म वाज यूज्ड फॉर स्मेल्टर। सो ये सारे जो हैं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते थे। दीज आर द आर्टिजन्स, दीज आर द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन ऑफ द अर्ली वैदिक एज। इसके अलावा भी जैसे फॉर एग्जांपल dyeing activities was also there. Dyer was known as Rajutar, then basket maker was there, then store carvers was there, chariot maker was there, rathkar again a very very important profession, then rope maker was there, that is a Rajugar. So these are the professionals, or these are the artisans of early Vedic age. ये हैं artisans हैं और जो है इंपॉर्टेंट लोग थे जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते थे। सो इकोनॉमी की अगर हम बात करें, पेस्टोरल इकोनॉमी है, कैटल रेयरिंग इज है, देन गाय जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर को सेकेंडरी पोजीशन है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में सिर्फ एक ही क्रॉप आती है, दैट इज द बार्ले और यू कैन से दैट यावा। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। अगेन अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अर्ली वैदिक इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की जाए, ट्रेड एंड कॉमर्स it was also practiced, but it was not as good as in case of early Vedic, as good as in case of Indus Valley civilization. मोनेटाइजेशन वाज टोटली एब्सेंट, बार्टर सिस्टम डोमिनेट करता था और बार्टर सिस्टम में गाय जो है सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल था। टैक्सेशन सिस्टम में वही ऋग्वेद मेंशन अबाउट द टू काइंड ऑफ टैक्सेस, दैट इज बागा, बाग जो है वो कंपलसरी ड्यूटी थी, एंड सेकंड इज बलि, बलि जो है इट वाज अ वॉलंटियर ड्यूटी। Okay, and shifty cultivation was also there, and shifty cultivation is an important part of tribal life, as you know that. अब हम बात करेंगे इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक एज। इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक एज की बात करेंगे। इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक एज का सोर्स क्या है? जितना भी लेटर वैदिक लिटरेचर है, जितना भी लेटर वैदिक लिटरेचर है वो सारे इसके बारे में मेंशन करता है। मतलब जैसे ब्राह्मणा से, जैसे अरण्यका से, जैसे उपनिषद हैं, जैसे पुराण हैं, इवन महाभारत और रामायण जो है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में मेंशन करती है। अगेन नाउ इट बिकेम द एग्रीकल्चर बिकेम द मेन ऑक्यूपेशन। वी हैव डिफरेंट क्रॉप्स, इन एडिशन टू दीज क्रॉप्स वी आल्सो हैव द, यू कैन से दैट we have also the sources regarding the growth of the commercial crops in the later Vedic age. Wheat became very very important, rice became very very important, barley was still there, wheat जो है it was known as goduma, rice was known as vrihi, barley was known as yava. So these are the important crops during the later Vedic age, and the entire chapter of Satpat Brahmana that was attached to Yajurved जो है वो पूरा एग्रीकल्चर में ही डोमिनेट किया गया है। ओके, सो एग्रीकल्चर जो है इट बिकम अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। पेस्टोरल एक्टिविटी वाज स्टिल देयर, बट इट नाउ इट बिकेम अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। काउ वाज स्टिल कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल। देन लार्ज नंबर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स एमर्ज which were mentioned in तेतरया ब्राह्मणा। हमने डिस्कस किया था ब्राह्मणास के बारे में, एतरया ब्राह्मणा, तेतरया ब्राह्मणा, जैमिन्य ब्राह्मणा, षटपट ब्राह्मणा, गोपत ब्राह्मणा, कोष्टकी ब्राह्मणा, ये हमने डिस्कस किया था। आप फिर से पिछली क्लासेस को जो है वो रिवाइज कर सकते हैं वीडियो देख के। अगेन ट्रेड एंड कॉमर्स आल्सो डेवलप, ट्रेड एंड कॉमर्स में इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया लेटर वैदिक एज में। क्यों लेटर वैदिक एज में ऐसा हुआ? क्योंकि लेटर वैदिक एज में ज्योग्राफी चेंज हो रही है आपकी। जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, अर्ली वैदिक एज की जो इकोनॉमी है वो इसी पोर्शन में है, लेटर वैदिक जो है वो इस तरफ चला गया, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में चला गया। यहाँ पे एलुवियल सॉइल्स है, यहाँ पे जो है मिनरल्स जो है वो ज्यादा है। सो यहाँ पे हमें एक्सचेंज ऑफ, यू कैन से दैट नॉट एग्जैक्टली मोनेटाइजेशन but not exactly the coins, but these were the different from the barter system. These were something like the seals of Indus Valley civilization, वैसे ही हैं। यहाँ पे हमें दो मेंशन मिलता है, that is exchange, for the exchange, and it acted as a it acted as a coins, but they were not the coins. So दो चीजों का मेंशन मिलता है, one was that is the निष्का, another is that is satman. निष्का जो है it was a gold ornament, it was a silver ornament. These were used as a medium of exchange during the later Vedic age. So not coins but ornaments. Monetization still absent. Monetization का मतलब है जो proper metallic coins जो हैं वो बड़े later stages में आते हैं। जो first उनका mention मिलता है हमें वो modern time period में मिलता है। That too they were not the exact coins but they were the punch marked coins. Exact coins जो है वो इंडो ग्रीक्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे लेटर स्टेजेस में। Again during this stage
कॉपर जो है मेटल्स का एमरजेंस होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आयरन की डिस्कवरी हुई है लगभग 900 BC के अराउंड। आयरन वाज नोन एज कृष्ण अयास, आयरन को कृष्ण अयास बोलते थे। अपार्ट फ्रॉम द आयरन देयर वाज later Vedic Aryans, they were familiar with copper, they were familiar with tin, they were familiar with lead, they were familiar with bronze, they were familiar with gold, they were familiar with silver as well. Money lending became common. अब यहाँ पे मनी लेंडिंग जो है वो कॉइन्स नहीं है, यहाँ पे मनी लेंडिंग पैसा नहीं है, यहाँ पे मनी लेंडिंग वो चीज है जिसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे मनी लेंडिंग वो चीज है जिसकी मार्केट वैल्यू है। सो लेटर वैदिक एज में हमें क्या मिलते हैं, इंडिकेट वी आल्सो फाउंड द सर्टेन रेफरेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स और इंडिकेट दैट इज द गिल्ड एंड दीज वर नोन एज श्रेष्ठीज। सो श्रेष्ठीन्स दीज वर द पीपल who were the first group of organized trading activities के पहले लोग थे, और सिंपल भाषा में बोला जाए they were the organization of the merchants during the later Vedic age. Again, important aspects of economy of the later Vedic age, that is the pottery, मिट्टी के बर्तन. This is very important. There were different kind of pottery was there. Black and red ware was there. Black slipped ware was there. These were something that is a polished and slippery kind of pottery. And the most common pottery जो है that is painted grey ware. ठीक है, painted grey ware जो pottery जो है वो आपकी later Vedic age से जो है later Vedic age से belong करती है. And the most popular pottery जो है that was the red ware, and most common used pottery जो है that is the painted grey ware, जिसमें बाउल्स आते हैं, डिशेस आते हैं, मिट्टी के बर्तन आते हैं जो खाने के लिए और पर्टिकुलरली रिचुअल्स के लिए यूज किए जाते थे. सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक एज. इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक एज. सो इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक एज की अगर हम बात करें, इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक एज की अगर बात करें, उसको अगर हम अर्ली वैदिक एज के साथ कंपेयर करें, अर्ली वैदिक एज के साथ और लेटर वैदिक एज की अगर हम इकोनॉमी को कंपेयर करें, अर्ली वैदिक एज की इकोनॉमी जो है वो पेस्टोरल इकोनॉमी है. पेस्टोरल इकोनॉमी है. कैटल रेयरिंग यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे गाय जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. लेटर वैदिक एज में जो है एग्रीकल्चर जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया. व्हाई एग्रीकल्चर बिकेम इंपॉर्टेंट? बिकॉज ज्योग्राफी चेंज हुई. आप सप्त सिंधु रीजन से आप ईस्ट की तरफ गए, आप साउथ ईस्ट की तरफ गए. सो एग्रीकल्चर बिकेम इंपॉर्टेंट. एग्रीकल्चर में आपकी वीट जो है विच वाज नोन एज गोदुमा, राइस विच वाज नोन एज व्रीही, एंड बार्ले जो है विच वाज नोन एज यावा, प्लस अदर कमर्शियल क्रॉप्स आल्सो इमर्ज इन द लेटर वैदिक एज. लेटर वैदिक एज में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नाम पे निष्का और जो है सतमना जो है वो भी यूज होते थे. सो द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जो वैदिक एज के एज का है, दैट इज द पॉलिटी ऑफ द वैदिक एज. अगेन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज को हम डिमार्केट कर सकते हैं. पॉलिटिकल लाइफ में अगेन अर्ली वैदिक एज दैट वाज द आर्यंस वर ट्राइबल्स, ट्राइबल पॉलिटी. लेटर वैदिक एज में कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट एमर्ज. लेटर वैदिक एज में जो है वो क्या होता है, लेटर वैदिक एज में लैंड की सिग्निफिकेंस आती है, और अर्ली वैदिक एज में वही कैटल एंड वही पशुपालन, वही पेस्टोरल एक्टिविटी जो है वो डोमिनेट करती है अर्ली वैदिक एज में. सो अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी अगेन पॉलिटी ऑफ वैदिक एज दैट इज इंटायर टॉपिक्स को किया जाए दैट इज द 1500 से 600 तक. अगर उसको डिमार्केट किया जाए अर्ली वैदिक एज, देन द लेटर वैदिक एज. अर्ली वैदिक एज का दैट इज 1500 से 1000 और लेटर वैदिक एज में दैट इज द 1000 से लेके 600. अर्ली वैदिक एज का ऋग्वेद वी हैव ओनली वन सोर्स, एंड लेटर वैदिक एज में वी हैव द एंटायर वैदिक लिटरेचर. इसमें वही सारी चीजें आती हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं. सो अर्ली वैदिक एज में सोसाइटी वाज ट्राइबल, दैट इज सेमी नोमैडिक लाइफ वाज देयर. कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट वाज टोटली एब्सेंट. कोई स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल नहीं है अर्ली वैदिक एज में. Polity was tribal. Head of the tribal chief जो है he was responsible for all kind of activities. He was responsible for all kind of political, all kind of military, all kind of administrative activities के लिए वो जो है वो responsible है. As we know, concept of state is absent, so there was no concept of territory. Concept of state में territory बड़ा important part आता है. Later stages में जब हम discuss करते हैं कि that is a सप्त अंग theory that has been given by चाणक्य to define the state. स्टेट को डिफाइन करने के लिए सप्तांग थ्योरी दी जाती है. उसके अकॉर्डिंगली स्टेट का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि टेरिटरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. आर्यन जो है वो खाना बदोश है. आर्यन जो है वो मोबिलिटी है, एक जगह से दूसरी जगह है वो जाते हैं. ओके, डेमोक्रेटिक एलिमेंट वाज देयर.
अर्ली वैदिक एज की पॉलिटी में डेमोक्रेटिक एलिमेंट था। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, यहां पे लोगों की पार्टिसिपेशन थी। कैसे पता चलता है, अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेद में नंबर ऑफ असेंबलीज के बारे में मेंशन किया गया है। सो देयर वर different kind of assemblies. Says Sabha was there, Samiti was there, Vidata was there, Parishad was there, Gan was there. Okay, so Sabha was the assembly of the elders, Samiti was the assembly of the commoners. This is considered to be the very very important assembly. विदाता रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, जो वॉर बूटी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वो विदाता देखेगी। परिषद जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है, गन जो है वो हाईएस्ट एडवाइजरी काउंसिल है, और इन्हीं सभी असेंबली में मोस्ट ऑफ देम में बोथ मेन एंड वुमेन वर इक्वली पार्टिसिपेट। इसलिए जब हमने सोसाइटी डिस्कस किया था, अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी हमने डिस्कस किया था, तो हमने डिस्कस किया था द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज इक्वली गुड, उनको पॉलिटिकल राइट्स थे। अगेन द पॉलिटी वाज लिबरल एंड प्रोग्रेसिव, लिबरल एंड प्रोग्रेसिव है। रिजिड पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं है। पॉलिटी जो है वो एग्लिटेरियन इन कैरेक्टर है, मतलब हर एक मेंबर जो है पॉलिटिकल मेंबर है उसका स्टेटस इक्वल है। ऐसा नहीं है कोई बड़ा लीडर है कोई छोटा लीडर है, ऐसा नहीं है कोई बड़ा मेंबर है वो कोई छोटा मेंबर है। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है, अगेन अगर हम बात किया जाए तो बेसिक पॉलिटी का यूनिट जो है वो कहां से स्टार्ट होता है, फैमिली से। जो हेड ऑफ द फैमिली जो है दैट इज द कुलपा और दैट इज कुलपति, ठीक है। ही वाज द हेड ऑफ द फैमिली। फैमिली मिलकर बनाती है विलेज, विलेज अगेन अ पॉलिटिकल यूनिट। हेड ऑफ द विलेज और हेड ऑफ द ग्राम वाज नोन एज ग्रामीणी, तो ये मिलकर बनाता था क्लैन, क्लैन वाज नोन एज विस, इसको विस बोलते थे, और हेड ऑफ द विस वाज विस्पति। एंड फाइनली क्लैन मिलकर बनाता था ट्राइब, जिसको बोलते थे जन, जिसका लीडर जो है वो राजा है, जिसका लीडर जनपति है, जिसका लीडर गोपति है, जिसका लीडर जो है वो राजन है। So this is the family was the basic unit of the polity. फैमिली ने ग्राम बनाया, ग्राम ने क्लैन बनाया, क्लैन ने जन बनाया। अगेन अगर हम बात करें से सपोज अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिस्टम की, दो द पॉलिटिकल सिस्टम वाज मोनार्किकल है। ऑल्दो राजा है, राजा को कंट्रोल करने के लिए असेंबली है, लेकिन मोनार्किकल है। किंग वाज द हेड ऑफ द ऑल काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रिपब्लिकन पॉलिटी का भी मेंशन है, लेकिन मोनार्की डोमिनेट कर रही है, मोनार्की कॉमन है। इन द बिगिनिंग किंग वाज इलेक्टेड, बट लेटर ऑन किंग की पोजीशन जो है, किंग की पोजीशन जो है वो हेरिडिटरी हो जाती है। और किंग को इलेक्ट कौन करता था स्टार्टिंग में, किंग को इलेक्ट करने वाले समितिज थी। और समिति कौन थी, समिति वाज द असेंबली ऑफ द कॉमनर्स। असेंबली ऑफ द कॉमनर्स का मतलब ये है कि वहां पे मेल भी हैं और फीमेल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी अर्ली पॉलिटी में, अर्ली वैदिक एज में ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़े एक अर्ली स्टेजेस में है। ऋग्वेद सिर्फ 3 मेंबर्स की मेंशन करता है, दैट इज पुरोहित। पुरोहित जो है वो चीफ प्रीस्ट है, ही वाज द चीफ प्रीस्ट। देन सेनानी, सेनानी कमांडर इन चीफ है, ऑल्दो आर्मी का कोई मेंशन नहीं है बट सेनानी का मेंशन है। मतलब आर्मी का, आई मीन टू से देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। एंड द ग्रामीणी, ग्रामीणी वाज द हेड ऑफ द विलेज। सो 3 काइंड ऑफ ऑफिशियल्स वर प्रेजेंट इन अर्ली वैदिक एज की पॉलिटी में, 3 प्रेजेंट है। देन देयर वाज नो कोडिफाइड लॉ, कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। देयर वाज ओनली कॉमन क्राइम्स, क्या है, कैटल लिफ्टिंग। कैटल लिफ्टिंग का जो है सबसे कॉमन क्राइम कैटल लिफ्टिंग ही था। राजा ही डिसाइड करता था सारे केसेस को, राजा ही प्रिसाइड करता था सारे केसेस को। वो राजा डिसीजन कैसे लेगा, राजा डिसीजन लेगा कस्टम कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है ट्राइब का, उस बेसिस पे राजा जो है वो डिसीजन लेगा अर्ली वैदिक एज में। अगेन वॉर एंड बैटल्स वर फॉट, वॉर बैटल्स किसके बीच में होती थी, अगेन विद इन द ट्राइब्स भी होती थी, आर्यंस और नॉन आर्यन ट्राइब्स के बीच में भी होती थी। आर्यंस और जनरली जो है पर्पस ऑफ द वॉर जो है वो दैट वाज द कैटल लिफ्टिंग, क्योंकि कैटल इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी। ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज देयर आर रेफरेंसेस ऑफ अलायंसेस, अलायंसेस का रेफरेंसेस है, देयर आर रेफरेंसेस ऑफ काउंटर अलायंसेस। अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेद में हमें एक बैटल ऑफ 10 किंग मिलती है। यहां पे जो है बार्ता ट्राइब जो है, बार्ता ट्राइब ही फॉट अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ 10 ट्राइब्स, जिसमें 10 में से 5 आर्यन ट्राइब्स हैं और 5 जो है वो नॉन आर्यन ट्राइब्स हैं। ओके, 5 वर्स आर्यन ट्राइब्स एंड 5 वर्स नॉन आर्यन ट्राइब्स। दिस signifies that is the alliances, this signifies that is the allies. Okay, and this battle was fought on the bank of river Ravi or on the bank of river Parushni, or the Barta tribe was led by Sudasa. He defeated the alliance of the 10 king. Barta king was, इनका जो चीफ प्रीस्ट था that was वशिष्ठ, और इनका जो है चीफ प्रीस्ट जो है that was the विश्वामित्र।
Still, there was no regular army and there was no regular taxation in the early Vedic age. So, early Vedic age की पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, सभा, समिति, गण, विधाता, परिषद, these were the dominating. ब्यूरोक्रेसी जो है बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है. टैक्सेशन सिस्टम है, बागा है, बली है. देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट. देयर वॉज ऑल्दो सोसाइटी जो है, जो पॉलिटी है वो मोनार्किकल है, लेकिन रिपब्लिकन एलिमेंट्स भी हमें मिलते हैं, क्योंकि किंग को जो है वो स्टार्टिंग में इलेक्ट किया गया था और बाद में किंग की पोजीशन जो है वो हेरिडिटरी हो गई है. अब हम अगर बात करें लेटर वैदिक एज की पॉलिटी की, लेटर वैदिक एज की पॉलिटी का जो टाइमिंग जो है दैट इज फ्रॉम 1000 से लेके 600 तक लेटर वैदिक एज की जो पॉलिटी है. देन ट्राइबल करेक्टर जो है वो डिमिनिश होता जा रहा था, क्योंकि ट्राइबल्स में बड़े सारे नॉन ट्राइबल्स, नॉन आर्यन ट्राइब्स एड ऑन होते जा रहे थे. पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही थी, पॉपुलेशन एक जगह सेटल होती जा रही थी, ट्राइबल की जो मूवमेंट है वो कम होती जा रही थी, इसलिए ट्राइबल करेक्टर जो है वो खत्म हो गया था. कंसेप्ट ऑफ द स्टेट आ गया. ऐसे तो स्टेट की डेफिनेशन में और बड़ी सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो बेसिक जो चीज है दैट इज द टेरिटोरियल आइडेंटिटी. टेरिटोरियल आइडेंटिटी जो है इस फेज में आ गई. जो जनपद का कॉन्सेप्ट आया, जनपद मीन्स दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटरी. मतलब जैसे फैमिली है, फैमिली ने मिलकर बनाया ग्राम और विलेज, विलेज ने बनाया क्लैन, क्लैन ने बनाया जन, और जन से बन गया जनपद. यहां पे क्या है, ये ट्राइब है, और यहां पे आ गया दैट इज अ टेरिटोरियल कैनोटेशन. यहां पे आइडेंटिटी जो है वो ट्राइब से डिफाइन हो रही है अर्ली वैदिक एज में, लेकिन यहां पे जो आइडेंटिटी जो है वो टेरिटरी के साथ डिफाइन हो रही है. डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वर स्टिल प्रेजेंट इन द लेटर वैदिक एज पॉलिटी एज वेल. अगर हम बात करें सभा समिति जो है उसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो गई है. अब जो है वो हेरिडिटरी हो गई है, किंगशिप जो है वो हेरिडिटरी हो गई है. पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन जो है वो इंक्रीज हो गया. राजा बहुत पावरफुल हो गया. पहले राजा इकट्ठे ही बैठते थे, इकट्ठे ही सेलिब्रेशन होती थी विक्ट्री की. अब राजा जो है वो बहुत पावरफुल हो गया. उसकी इस पावर को इंक्रीज करने में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो योगदान है वो रिचुअल्स का है, वो सेरेमनीज का है. देयर वर 3 सेरेमनीज, पब्लिक रिचुअल्स होते थे. वन वाज राजस्सु, सेकंड वाज वाजपेय एंड थर्ड वाज अश्वमेध. राजस्सु जो है वो कॉरोनेशन है, राजस्सु जो है वो राज्याभिषेक है, वाजपेय जो है दैट इज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द किंग. वाजपेय सेरेमनी होती थी. वाजपेय का लिटरल मीनिंग ही यही है, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ. एंड लास्ट इज अश्वमेध. अश्वमेध जो है राजा पूरा सॉवरिन बन गया, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए होता था. अगर हम इसके साथ एक और चीज ऐड करें दैट इज राजा जो है नाउ ही स्टार्टेड एज्यूमिंग द बिग टाइटल्स. टाइटल्स जो है बड़े बड़े टाइटल्स लेना जो है राजा वो स्टार्ट हो गया. ऑल्दो कौन कौन से राजा, जैसे ईस्ट का राजा जो है ही टुक द टाइटल ऑफ सम्राट, वेस्ट का राजा जो है दैट इज स्वराट, नॉर्थ का टाइटल जो है वो राजा होगा विराट, मध्य देश का राजा जो है उसका टाइटल राजा ही होगा, और साउथ का जो राजा होगा वो बोझ होगा. और किंग के जो है बड़ी एक एलैबोरेट असेंबली होगी, किंग के ऑफिशियल्स होंगे. लेटर वैदिक टेक्स्ट में 16 ऑफिशियल्स किंग्स के मेंशन किए गए हैं, जैसे सेनानी है, जैसे पुरोहित है, जैसे युवराज है, जैसे अक्षवापा है. अक्षवापा क्या है? अक्षवापा जो किंग के साथ जो है वो डाइस खेलता है. युवराज कौन है? युवराज जो है क्राउन प्रिंस है. ठीक है, दैट इज रक्षिन. रक्षिन इज अ पुलिस चीफ. देन इज अ पालागार. पालागार वाज एम्बेसडर. Still there is no army, there is a no judicial system as it is. So this is all about the polity of the later Vedic age. This is all about the polity of the later Vedic age. Now the aims and objective of wars and battles also changed. पहले battles और wars किसके लिए होती थी? That was for the cattle lifting. Now it was for the territorial expansion. टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए हो रही है, इंपीरियलिज्म के लिए हो रही है. राजा इंपीरियलिस्ट हो गया. टैक्सेशन भी वो इलैबोरेट कर रहा है. बागा, बली, एंड देयर वर एन नंबर ऑफ टैक्सेस. क्यों? क्योंकि राजा को चाहिए लैंड एक्सपेंड करनी है. राजा जो है इसके बाद जो है जब राजा है वो राजा महाराजा हो गया, और महाराजा महाराजा अधिराज हो गया. तो इस तरीके से लेटर वैदिक एज में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है. पहला राजा जो है सिर्फ किसका है? माल मवेशियों का और उससे अपने ट्राइब का है. अब राजा जो है एक जमीन का राजा हो गया है. अब राजा जो है उसकी जो उसका राजपथ है, उसका जो राजस्व है वो डिफाइन किया जा रहा है कि कितना बड़ा राजा है, वो कौन से एरिया का राजा है. अब आइडेंटिटी जो है लेटर वैदिक एज में वो भी टेरिटोरियल आइडेंटिटी हो गई है. अब इंसान बोलता है, अब ट्राइबल के लोग बोलते हैं कि वी बिलोंग टू आर्यावर्त, वी बिलोंग टू मध्य देश, वी बिलोंग टू दक्षिण भारत, वी बिलोंग टू प्राच्य देश. तो इस तरीके से लेटर वैदिक एज में चीजें चेंज होती हैं. क्यों चेंज हुई? क्योंकि ज्योग्राफी चेंज हुई.
क्यों चेंज हुई? ज्योग्राफी की वजह से इकोनॉमी चेंज हुई, इकोनॉमी ने सोसाइटी को चेंज किया, सोसाइटी ने रिलीजन को चेंज किया, एंड अल्टीमेटली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ।